औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं क्लिक्स टीवी और मैं हूं मिसबाहुद्दीन शेख। मेरे साथ हैं फरहान रईस और आज हमारा टॉपिक है मुख्तलिफ हवाले से हम आज बात करेंगे। और हमने कोई एक पर्सनल या एक टॉपिक लेके नहीं बैठे हम बात करेंगे इसमें आज इलेक्शन के हवाले से और पाकिस्तान के हवाले से, ख़ासकर कराची की सियासत और कराची के कारोबार के हवाले से कि हमारा मुल्क जो डिपेंड करता है हमारे शहर कराची पर, कराची के कारोबारी हालात और कराची में जो मौजूदा मसले मसाइल हैं, इस पर जो भी हमारी राय और आवाम की राय इस पर जो हमने जैसे हम लोग कैदियों में बैठते हैं या दूसरों से मिलते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि लोग कितनी तकलीफ में। इस हवाले से हम बात करेंगे आज, और जहाँ हमारी गलती हो तो लाजमी आप हमें ये बताइए कि हमने क्या गलती करी। तो मैं आगाज़ करूँगा फरहान भाई से कि फरहान भाई आप मुझे बताएं कि जो आजकल मुल्क के हालात हैं, एक तरफ तो ये बोला जाता है कि डॉलर सस्ता होगा तो हर चीज़ सस्ती होगी, दूसरी तरफ ये बोला जाता है कि पेट्रोल सस्ता होगा तो हर चीज़ सस्ती होगी। सही बात। पेट्रोल महंगा हुआ, हर चीज़ महंगी हो गई, लेकिन अब पेट्रोल और डॉलर बहुत नीचे आ गया। पेट्रोल तो बहुत ज़्यादा ही नीचे आ गया। सही है। क्या इसके बाद आपने देखा कुछ चीज़ें नीचे आई हैं, खाने पीने की अशिया हमारी जो ज़रूरत ज़िंदगी है। तो सबसे पहले इसी टॉपिक पे बात आगाज़ करेंगे हम। क्या आप बताएं फरहान भाई कि ऐसा कुछ आपको नज़र आया कि ये सब चीज़ें नीचे आई या हम वहीं बैठे हैं अभी तक? ये तो बिल्कुल भी नीचे नहीं आई है और ना कभी आएंगी। ये तो हमारे मुल्क में चलता हुआ आ रहा है कि बस महंगाई अगर बढ़ गई है, हालांकि दुनिया में ये नहीं होता। वही वाली बात है कि जब अप्स एंड डाउन आते हैं तो जब प्राइस आलमी मंडी में जब तेल का प्राइस हाई हुआ तो यहाँ उसको 5 गुना बढ़ा दिया गया। इसको कहने सुनने वाला कोई नहीं है, अगर हम लोगों को पता ही नहीं होता। अच्छा, मैं थोड़ी सी और दूसरी बात वही कि जब एक चीज बढ़ जाती है, आप कंटिन्यू करिए। मुझे इस प्राइस पे याद आया कि हमारा जो माशरा है, हम जो है चमक के पीछे भागते हैं। जो सोशल मीडिया पे या टीवी पे अखबारात में नजर आता है तो लोग उसके पीछे भागते हैं कि एक दौर था इमरान खान के दौर में, आपको पता है कि पेट्रोल के रेट एक जगह रोक दिए गए थे। शायद ये बात किसी को नहीं पता जिसका नुकसान हम आज भुगत रहे हैं। एक महीने में उस वक्त 120 से लेकर 160 अरब रुपए का पाकिस्तान को खसारा हो रहा था सिर्फ पेट्रोल के रेट नीचे लाने पे, क्योंकि दुनिया से आलमी मंडी से हमें महंगा पेट्रोल मिल रहा था। और इमरान खान ने अपनी सियासत चमकाने के लिए पेट्रोल के रेट तो रोक दिए लेकिन मईशत को नहीं संभाल सके। अगर मईशत को संभालते और पेट्रोल के रेट रोक देते तो शायद हमें नुकसान नहीं होता, जिसका खमियाजा हम आज भुगत रहे हैं। तो आप मुझे अब कंटिन्यू करके बताएंगे क्या वो नुकसान हम कितने अरसे तक पूरा कर सकते हैं? देखिए मिर्जा भाई, मैं तो ये समझता हूँ कि जो 2008 के बाद से मुल्क जो एक भैया मुल्क का सीधा चल रहा था जी, 2008 से पहले 2008 तक वो 2008 के बाद कहीं ना कहीं रुक गया और उसके बाद फिर वो उल्टा चलना शुरू हो गया पहिया। बिल्कुल। अब उल्टा चलते 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 सबसे पहले तो उस पहिए को रोकना है। जो साइकिल एक उल्टी चल रही है ना, सबसे पहले तो साइकिल को रोकनी है। ये तो कभी भी कोई भी कुछ नहीं कर सकता। पता नहीं कौन बंदा था, पिछले दिनों इंटरव्यू देख रहा था तो उसने मतलब कौन सा शो था, कौन सा चैनल था, उस पर आकर उसने ये बोला कि भाई सब कहते हैं कि इमरान खान को दे दो, या इमरान खान के सपोर्टर कहते हैं, इमरान खान कहते हैं कि यार मुझे मुल्क दे दो, मैं सही कर दूंगा, या ये कहता है। अभी भी जितने भी लोग दावा कर रहे हैं मुल्क चलाने का, कोई भी मुल्क सही नहीं कर सकता। कोई शख्स चाहे वो इस मुल्क के मालिक ही क्यों ना हो, मालिक कौन है वो सबको पता है।
अच्छा, मालिकों को भी पता है कि यार बात हाथ से निकल गई है, लेकिन इसीलिए वो अपने ऊपर भी कोई बल्ली नहीं ले रहे। लेकिन मेरा फरहान भाई इसमें सबसे बात तो कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इस बात का जवाब दूं। मेरा असल में ये मानना है, जो हमारे मुल्क के मालिक है ना, आपको पता है, अगर वो इलेक्शन होने देते हैं तो मुल्क मजीद तबाही की तरफ जाएगा। सही। उनकी एक पॉलिसी है कि वो नीचे से लेके ऊपर तक चलते हैं, सियासतदान ऊपर से नीचे लेके आता है। सही है। और उसमें होता है तबाही। सही है। क्योंकि नीचे तक बेनिफिट नहीं पहुंचता, और जो हमारे मुल्क के मालिक हैं वो नीचे से ऊपर लेके आते हैं। बादशाहत आ जानी चाहिए। बादशाहत तो नहीं आ सकती, क्योंकि हमारे जो हमारा जो आइन है 43-48 आइन को, आइन की तो वैसी कोई पासदारी नहीं हो रही, पासदारी होती है नहीं होती। और बात यह है कि आइन को अपने मुताबिक चेंज भी कर लिया जाता है, तो फिर आइन को इस तरीके से कर लिया जाए, इसमें हमें कोई हर्ज नहीं है। मैं आपको बिल्कुल टू बी ऑनेस्ट ये बात बता रहा हूँ, मैं कोई तंजिया नहीं बोल रहा, कि आज जब एक शख्स को पता है कि यार कंट्रोल मैंने ही रखना है, एक तबके को, एक इदारे को पता है कि भाई कंट्रोल हम नहीं रखना है, तो फिर इन लोगों को कठपुतलियां बना करके हमारे ऊपर क्यों मसल्लत किया गया। सुनिएगा बात को, पहले मुझे 2 मिनट दीजिए। भाई दुबई में बादशाहत है ना, किसी को कोई एतराज नहीं है, पता है कि यार यही एक खानदान है, यही पीढ़ी चलती रहेगी, यही कहानी चलती रहेगी। लेकिन क्या है कि वहां पे ह्यूमन राइट्स लोगों को मिल रहे हैं, लोग जो टैक्सेस पे कर रहे हैं उसके अगेंस्ट उनको वो फैसिलिटीज फराहम की जा रही हैं, तो लोग अपने काम धंधों में मसरूफ हैं। क्योंकि वही वाली बात आ जाती है, भले बादशाहत है लेकिन वहां पे किसी का कोई हक तो नहीं मारा जा रहा, तलफी तो नहीं हो रही ना यार। नहीं, हमें अगर ये बादशाहत यहाँ आ जाए मिर्जा भाई, तो भाई हमें भी कोई एतराज नहीं होगा, क्योंकि वैसे भी इनडायरेक्टली बादशाहत में ही चल रहा है मुल्क। आप उसको ऑफिशियली अनाउंस नहीं कर रहे या बता नहीं रहे कि यार बादशाहत हो गई है, लेकिन बादशाहत नहीं है। अब नहीं देखिए, आप वो लोग पीछे जो ढांचे पे बैठे होते हैं, आप जो दुबई को दुबई सऊदिया जो भी है, दुबई से आप अगर कराची का मुकाबला करते हैं, तो मेरे मुकाबले में दुबई का कराची का मुकाबला नहीं है। उसकी वजह ये है कि दुबई की जो कुल तादाद जमीन है उससे बड़ा तो हमारा कराची का बेरिया है। लेकिन बात वो नहीं हो रही ना, तो हम नहीं, आप बादशाह की बात करें, बादशाह की बात है, हमारे मुल्क में अगर बादशाह आ जाए वो आ नहीं सकती भाई, बादशाहत ही है। अब मैं आपको बात का जवाब दूं, अब जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं वो 90% 80% मेरी बात से एग्री करेंगे। सिंध में क्या है, पीपल्स पार्टी की बादशाहत। अब पीपल्स पार्टी से या सिंधी आवाम से जो हमारे उनसे बड़े भाई लोग हैं वो डरते हैं, साफ सीधी सी बात है। अब हम कराची वालों को बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं, जो व्यूअर्स देख रहे हैं गौर से इस बात को प्लीज सुनिएगा, रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से कि कराची वालों को या सिंध वालों को, कराची, हैदराबाद, जितनी भी बड़ी सिटीज हैं जो सिंध में आती हैं, उनको कोई फर्क ही नहीं पता चलता या फर्क ही नहीं पड़ता कि फेडरल में कौन सी गवर्नमेंट आ रही है और कौन सी नहीं आ रही है। 2008 के बाद से जो भी मामला हुए, जब से जो एक हुकूमत मसल्लत हुई भी है, बादशाहत ही है ना भाई। 15 साल से चल रही है कहानी, 15 साल से बादशाही तो बनकर बैठे हुए हमारे ऊपर पीपल्स पार्टी वाले। अब बात सिर्फ मैं बहुत इंपॉर्टेंट, आपने बादशाह की बात की ना पीपल्स पार्टी की, मैं आपको वाकई सुनाऊं, जब परवेज मुशर्रफ साहब को हटाया गया था तो ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि इदारा जो जिनको हम बोलते हैं कि हमारे मुल्क के बादशाह हैं, जो मुल्क चला रहे हैं, जाहिर सी बात है उसी इदारे से ताल्लुक था उनका। तो परवेज मुशर्रफ साहब को हटाने के लिए इदारे में ही 2 ग्रुप बन गए थे। वो तो एक चाह रहा था कि ग्रुप के रहें ताकि मुल्क के जो पहिया चल रहा है वो तेजी से चले, क्योंकि मजीद 4-5 साल और चाहिए थे। और दूसरा चाह रहा था कि जो बड़े आकाओं ने, यूएसए वालों ने बोला है उनकी बात मानी जाए, तो उसको बड़े आकाओं की बात मानने के चक्कर में जो कराची में पाकिस्तान में प्लान हुआ, वो बेनजीर को लेने, आप किसी भी मामला को लेने, तो उसमें मजबूरी आ जाती है, क्योंकि जब आपके ऊपर प्रेशर आ जाता है ना बाहर ममालिक का और आप कर्जदार हो, तो उसके बाद जो है फिर आपको अपने आकाओं की बात माननी पड़ती है। अभी ये तो हम सही है, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं ना कि अगर हम जो
देखिए मिर्जा भाई, मैं सिर्फ इतनी सी बात बहुत इंपॉर्टेंट ये करने जा रहा हूँ कि मैं तो जवाब चाहूंगा आप सब लोगों से, जो लोग देख रहे हैं मिर्जा भाई के चैनल पर। आप लोग हकीकतन ये बात बताइए कि कराची वालों को कराची में रहने से या सिंध की जितने भी शहर है, सिंध की आवाम है, उनको क्या फर्क पड़ रहा है 15 साल से कि इमरान खान आ रहा है, इमरान खान जा रहा है। इमरान खान जब वोट डलना होता है, इमरान खान को वजीर आजम बनना होता है, तो यहाँ पे बैनर लगे हुए होते हैं कि वजीर आजम कराची से। ऐसे ही है। महाजर कार्ड भी खेल लिया उन्होंने इस चक्कर में। बिल्कुल ऐसे ही, यानी कि बिल्कुल ही गिर गए। टैक्टिक्स बिल्कुल ऐसे ही जो है ना, वो बिल्कुल ही बेतुकी इस्तेमाल की गई, और जिन्होंने लाना था वो लेकर आए, हर हाल में ही लेकर आए। सपोर्ट है इमरान खान की, इमरान खान की जो सही बातें हैं उनको डिसएग्री नहीं किया जा सकता, लेकिन एक बात बताई जा रही है कि इमरान खान इससे पहले नवाज शरीफ, उससे पहले जरदारी, ये तीन अब दोबारा जो बैठे हैं, उसके बाद जो केयर कहते हैं वो केयर टेकर जो आई भी है वो बैठेंगे। हमें किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे जो आका हैं, हमारे जो बादशाह हैं, या जो हमारे वक्त के फिरौन हैं, और हम उनके जो दबे हुए नीचे लोग, वो सामने ही है भाई। पीपल्स पार्टी 15 साल से मुसल्लत होकर बैठी हुई है। अब आप देखेंगे 15 साल पहले जो मुस्तफ़ा कमाल ने जब अपने नाजिम मेयर थे वो कराची के, तो जो नीपा, अब एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ, नीपा चौरंगी पर जो फ्लाईओवर है उसकी जब मेंटेनेंस हुई और उसके नीचे का जो भी काम हुआ, या कराची में जो भी उस वक्त काम हुआ, उस दिन के बाद से कराची में अब तक कोई काम नहीं हुआ। लेकिन अब पीपल्स पार्टी को ये समझ में आ गया कि यार ये लोग जो दोबारा बिखर गए थे इकट्ठे हो रहे हैं, हालांकि उनका कोई वोट बैंक नहीं है। वोट बैंक एक बंदे का है, एक शख्सियत का है, वो था, है और हमेशा रहेगा। बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है, साफ सीधी सी बात है। और बताने का बोलेंगे तो उसमें हर्ज भी नहीं है, बता भी देंगे। दूसरी बात कि अब उनको समझ में आ गया कि यार काम करो, काम करोगे तो वोट मिलेगा। हालांकि मैं इतना भी बता दूं, वो काम करेंगे उनको भी वोट नहीं मिलेगा। लेकिन क्या हो रहा है कि वही चीप टैक्टिक्स आजमाई जा रही हैं। अब आप सिर्फ नीपा के पुल के नीचे चले जाइए, मैं तो दूसरी जगहों की बात नहीं कर रहा, उसका नक्शा बदल दिया। तो यार ये तो मतलब हर चीज अपने मतलब के मुताबिक हो रही है। ये अगर इलेक्शन आने वाले तो आपने अपनी सहूलत के लिए, आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए, बनाने के लिए आवाम को कि भाई वो बस वहां से आपने सफाई कर दी, और कराची भर में कर दी, और लगे पड़े हैं हर जगह पेवर के पत्थर लगाए जा रहे हैं। लेकिन ये क्या तरीका है? या तो ये कर लेना चाहिए। देखो मिर्जा भाई, इसे दिखावा, देखो अगर ये दिखावा है ना, और ये पता है कि अगर ये इलेक्शन के बाद यहाँ पे काम नहीं होगा, तो जो चीज उन्होंने करी वो अगर मेंटेन नहीं करेंगे तो कितने हद तक चल जाएगी? साल, 1.5 साल, 2 साल, तो मैं ये 5 साल भी चलेगी। आगे सोचते नहीं, मैं आपको बताऊं, वही तो ना, मैं आगे बात वहां से कंटिन्यू करूंगा। देखें कि आपने बोला मुस्तफा कमाल की मिसाल दी, हम बात वहां से स्टार्ट करते हैं कि मैं हूं ना, मेरे वालिद साहब है घर में, और वो है बहुत सख्त आदमी, मतलब घर के माहौल के हिसाब से, तरबियत के हिसाब से, और जब उनकी चलती है हमारे घर में, अगर वो हुक्म दे रहे हैं मैं नहीं मारूंगा तो मुझे जूते पड़ेंगे। तो जाहिर है जब बाप सर पे होता है तो हर नाकारा बच्चा भी काम करता है, क्योंकि बाप करवाना होता है। एक तो ये हो गया। फिर दादा की बात करते हैं, और दादा भी जिंदा हो, बाप के सर पे बाप का साया हो, यानी कि हमारे सर पे हमारे दादा का साया हो, तो काम और अच्छा होता है। अब मैं आपको उसको समेट के क्लियर बात करता हूँ। दादा थे परवेज मुशर्रफ साहब, जिनकी वजह से कराची में काम हुआ, और उन्होंने टारगेट दिया मुस्तफा कमाल को नहीं, उन्होंने टारगेट दिया था एमक्यूएम को। एमक्यूएम को टारगेट दिया, और वो टारगेट एमक्यूएम के बानी अल्ताफ हुसैन साहब को दिया। सही है। अल्ताफ हुसैन साहब ने, जाहिर सी बात है, अल्ताफ हुसैन साहब के बाद मुस्तफा कमाल एक तो ही है। मुस्तफा कमाल जैसे बहुत सारे थे, मुस्तफा कमाल का नाम आ गया। वहां तो पर्ची सिस्टम जो होता था ना कि भाई तेरी पर्ची आई, वहां तो ये था इंटरव्यू सिस्टम, मेरिट पे फैसला होता है। मेरिट पर फैसला, मैं आपकी बात थोड़ी सी सिर्फ इसी में जवाब दूं फिर कंटिन्यू। मेरिट का फैसला मेरे भाई उसी से होगा ना जिसकी काबिलियत है।
अब ये तो नहीं कि अल्ताफ भाई ने अगर किसी दूसरे को खड़े कर देना तो उसने डिलीवर नहीं करना था, मुस्तफा कमाल ने डिलीवर किया। बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि उसमें 100% उसकी काबिलियत थी। मेरिट पर फैसला हुआ मेयर एज अ मेयर। मुस्तफा कमाल को देखो सिटी नाज़िम बने, देखिए मैं आपको सिटी नाज़िम का टाइम था, सिटी नाज़िम बने तो उसमें दादा का होना, दादा ने बाप को पैसे दिए, बाप ने बेटे को पैसे दिए और उस बेटे ने अपनी काबिलियत दिखाई, ईमानदारी से काम करा। मैं मुस्तफा कमाल के खिलाफ ही हूं, लेकिन आज की पॉलिसी जो किस वजह से बनाई गई मुझे नहीं पता। अगर जिस टाइम ये आए थे और ये फैसला अगर अपना डिफरेंट स्टाइल में करते तो शायद इनको सीटें मिल जाती, नहीं करते ना। और अभी भी आप ये देख रहे हैं कि फरहान भाई जो वोट बैंक है पब्लिक आप जितनी भी जमा कर लें, जिस चीज की बुनियाद ही गलत डाली गई है तो वो कैसे सही हो सकती है। बात कर रहा हूँ ना, बात ये है कि अब मैं एमकेएम पाकिस्तान की मिसाल ले लूँ ना। जब जिस दिन एमकेएम पाकिस्तान बनी तो उससे पहले भी जब ये मुस्तफा कमाल साहब दोबारा आए और एक गलत तरीके से आए, इनको लाया गया और एक गलत पर्सपेक्टिव इन्होंने दिया तो लोगों के दिल से उतर आए। लोगों ने कहा ये क्या, तो जो उन्होंने मोहब्बत बनाई थी वो सब खत्म हो गई। मतलब वही तो ना, कहाँ तो इतना एक्सट्रीमिज्म के मेरे रूहानी बाप हैं और कहाँ तो वो बंदे ने हमें कहाँ तक पहुंचा दिया फलाना डिमाका। भाई आप अपने काम करो, अपने सियासत चमकाओ, अपनी बात करो। सबसे बड़ी गलती क्योंकि जब वो अपने दिमाग से आए ही नहीं थे तो उनका दिमाग कैसे सही चलना था, एक बात। दूसरी बात ये कि अनीस अहमद एडवोकेट के ये चैनल पे बैठकर अल्फाज हैं तो वो थोड़े दिनों में उनको अपनी कहानी है 246 के बाद खास तौर पर उनको अपनी कहानी खत्म होती हुई नजर आई तो उन्होंने तो बकायदा उनको बैठकर बोला कि वो आफाक और आमिर की मिसाल दी कि जो उनको लाया था वो हमें भी लाया था। तो इसमें क्या बात नकी चुपी रह गई। अभी वो साले जाकर बैठे हैं जरदारी साहब की गोद में तो उनका क्या भरोसा है। बात ये दोनों का, रजा हारून और अनीस अहमद एडवोकेट, एक तो इन लोगों की इस बात का भरोसा नहीं, लेकिन दूसरी बात ये कि मुस्तफा कमाल की दुकान बंद हो चुकी थी 246 के बाद। जब फिर दूसरों ने मेहनत करी कि भाई वही वाली बात है कि अगर अल्ताफ हुसैन को कोई खत्म कर सकता है तो वो खुद अल्ताफ हुसैन है, या तो अल्लाह ताला के साथ है या फिर इंसानी शख्सियत है तो फिर वो खुद ही है अल्ताफ हुसैन। उसी पर लगा दी दिन रात में ना तो वो कर दिया हो गया। लेकिन उसके बाद फिर वो थोड़ी अपनी दुकान खोल कर भी बैठे शटर वटर हो, लेकिन क्या हुआ वही वाली बात कि उनको घास मजीद मुस्तफा कमाल साहब को इसलिए नहीं डाली गई कि भाई जो तुम काम नहीं कर सके वो अल्ताफ हुसैन ने खुद ही कर दिया, खत्म ही हो गई मुत्तहदा। अब वो एमकेएम पाकिस्तान जो जन्म दे गई और वो अब मुस्तफा कमाल जो आया था और उसने ये बात बोली कि यार मैं अब लखानियत के नाम पर सियासत नहीं करूंगा। एमकेएम ने फलाना करा और एमकेएम बराए फरोग जमात है। यार ये किस तरह के बेगैरत लोग हैं कि फिर यार मतलब ये एमकेएम के बारे में कहा जाता था कि एमकेएम के जितने भी रहनुमा हैं उन लोगों की डिग्रियां जाली नहीं है, पढ़े लिखे में 0% करप्शन है। एमक्यूएम एक मतलब बहुत ऑर्गेनाइज जमात है। एमक्यूएम में कोई बदसलूकी नहीं होती, बड़े ऑर्गेनाइज जलसे होते हैं, अपने कायद की बात मानते हैं, अपने हर छोटे से बड़े की बात बड़ा छोटे की बात मानते हैं, इज्जत करते हैं। धज्जियां उड़ा दी एमक्यूएम की यार, और लेडीज की सबसे ज्यादा इज्जत। जिस बेस पर एमक्यूएम बनी थी, जिस बेस पर एमक्यूएम को जाना जाता था, सब चीज की धज्जियां उड़ा दी गई। तो अब आप अगर उसमें चले गए तो यार आपने तो वही खिरड़ी बगा दी। मैं आपको बताऊं जब पीएसपी में थे ये तो इन्होंने एमक्यूएम के बारे में कहा था कि ये बदारू पार्टी है। मुस्तफा कमाल साहब ने कहा था कि एमक्यूएम बदारू पार्टी है, सही है। आज शहबाज शरीफ के हक में इन्होंने दरबदर हो गए अपने मुस्तफा कमाल साहब खुद, तो आज खुद एमक्यूएम में, तो इसका मतलब क्या हुआ ये आवाम जानती है। अच्छा मैं अभी देखिए हम इलेक्शन का फैसला कर नहीं सकते, इलेक्शन का फैसला कर नहीं सकते क्योंकि इलेक्शन होते हुए नजर आने रहे। देखो इलेक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन कब होंगे ये भी तो नहीं पता, लेकिन बात तो हो रहा है। जब भी मेरा मानना है इलेक्शन जब हो जब मुल्क की हालत सही है, क्योंकि कोई भी सियासी पार्टी आएगी वो मुल्क को नहीं सही कर सकती। हाँ नहीं तो मुल्क के हालात अगर सही हो जाएं, आपकी ही बात बोल रहा हूँ, जो हमारे के हालात सही हो जाएं, जो मुल्क के बादशाह है ना, हालात वही सही हो जाएं तो इलेक्शन की ताकि मुल्क का हाथ खराब हो जाए। नहीं जब अगर इस सिचुएशन में नहीं ना, दुनिया को दिखाना भी तो है, दुनिया को जो हमारे बड़े आका हैं, सोच है भाई तुम्हारी, बड़े आका है ना, उनको जो जवाब देना है। आप कर्जदार हो,
असल में हम कर्जदार हैं, तभी तो आपकी गोद फंसी हुई है कहीं का, तभी तो। चले जो सियासी टॉपिक हो गया, खैर नहीं तो कारोबारी बात करते हैं, कारोबारी वाली बात है ना, ये तो खत्म नहीं होता फरहान भाई। आएगा भाई, अगर हम ये की बात होगी, हम करते रहेंगे तो ये खत्म नहीं होगा। हम करते हैं, फिर एंड में कारोबारी बात कर लेते हैं। आप मुझे ये बताओ कि आपको अभी जो कारोबारी हालत चल रहा है, अगर ये निगरान गवर्नमेंट रहती है तो मुल्क के हालात कितनी जल्दी सुधरते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि मुझे तो बहुत जल्दी, अगर इनका टाइम रहता है 1 साल और मजीद, तो मुल्क के हालात बहुत अच्छे हो जाएंगे मेरी नज़र में। जो मैं रिसर्च कर रहा हूँ, जो मुझे नजर आ रहा है मार्केटों में, ताजिरों के साथ बैठ के, दीगर लोगों के साथ जो पता चल रहा है। क्या नजर आ रहा है? जो हमारी ये जो आला क़यादत है, जो मुल्क के बादशाह है, जो ये प्लानिंग कर रहा है, उस हिसाब से ये जितनी फाइनेंशियली काम कर रहे हैं और अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, तो इसके लिए चाहिए टाइम। क्योंकि पिछले 15-16 साल का बिगड़ा हुआ मामला इतनी जल्दी सही होगा नहीं, तो उसको ठीक करने के लिए जाहिर सी बात है 7-2 साल चाहिए। 15-16 साल का तो बिगड़ा हुआ मामला नहीं है इतना। 2008 से लगा लो ना, 2008 से देखे, मैंने बोला ना कि ये उल्टा चलना तो शुरू हुआ। तो ये जो मामला, इसकी रफ्तार कब बढ़ी? 2018 में। चला, मैं 2018 से लगा देता हूँ, लेकिन ये बात है 5 साल 6 साल का मामला 1 साल में तो सही नहीं होगा। मतलब एक बंदे को आपने लाकर एक तो मुसल्लत कर दिया जबरदस्ती, और आपस में आप लोगों ने अपनी खुन्नस निकालने के लिए, उसको गंदा करने के लिए उसकी टीम गंदी बना दी। सही है। तो कारोबारी हालत क्या लग रहा है? कारोबार तो देखो 2018 तक जो थे ना, वो अब ऐसा लगता है कि ख्वाब है। 2018 तक मैं आपको बताऊं कि मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर चुका हूं। मैं अपने तवज्जुह से सिर्फ आपको ये बताऊं कि अपनी उसकी मिसाल दूं तो 2018 तक हमारा ऐसा होता था कि यार अगर इंपोर्ट में चले गए ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को ऐसा माना जाता था कि एक्सपोर्ट, हालांकि एक्सपोर्ट में फायदा होता है, लेकिन वही वाली बात है, पहले भी हम वीडियो बना चुके हैं कि एक्सपोर्ट में तब आपको फायदा होगा जब आपकी कंट्री कोई चीज प्रोड्यूस कर रही होगी। आपको जो प्रोडक्ट अपनी मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट करनी है, उसके लिए आपको अपनी 80% रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना पड़ता है। तो इंपोर्ट इतनी इंपॉर्टेंट थी और इंपोर्ट बहुत अच्छी चल रही थी, और एक इससे मिसाल दी जाती थी कि एक्सपोर्ट बेटी का रिश्ता, एक्सपोर्ट बेटी का रिश्ता से मिसाल दी जाती थी। और मतलब हम अपने अपने कारोबारी लैंग्वेज में बात कर रहे थे, हम लोग आपस में बैठ के करते थे, और इंपोर्ट बेटे का रिश्ता माना। और जो समझने वाले होंगे वो समझ गए होंगे बात। यानी कि इंपोर्ट ऐसी थी कि मैं खुद बताऊं कि यार 100 रुपए की चीज 500 रुपए में बेची है मैंने। 100 रुपए की 80 रुपए में बेची नहीं, आज वो चीज चली गई है 500 से भी ऊपर। यानी कि भाई जितने भी मेरे वेंडर्स हैं, चाइना के या यूरोप की साइड पे आप चले जाएं, इटली से जो भी इंपोर्ट हुई, फ्रांस से इंपोर्ट हुई, और ज्यादातर चाइना से हुई। 80-90% हमारे चाइना ही चलता है। वो मेरे वेंडर्स कहते हैं कि यार हम आपको 5 साल पुराने रेट आज भी देने के लिए तैयार है। अब आपके रुपये की, अभी मैं क्या बोलूं, मुंह से निकलेगा कैसी की तैसी हो गई। अब वो आरएमबी चाइना 10,000 आरएमबी, एक लाख सपोज के मैं कोई चीज खरीद रहा हूँ तो 10,000 आरएमबी में खर्च कर रहा हूँ, तो वो 10,000 आरएमबी 1,60,000 होते थे, वो आज 4,20,000, यानी कि 3 गुना। तो अगर वो बंदी बोलती है कि मुझसे आप ये प्रोडक्ट लेते हो और फलाना इतने में सीबीएम में मैं कंटेनर बना करके आपको मैं देती हूँ, मैं आपको बिजनेस देने के लिए, आप मेरे एक्स क्लाइंट हो या पुराने एग्जिस्टिंग क्लाइंट हो, मैं आपको वही रेट देने के लिए तैयार हूँ। कितनी बड़ी बात है। मेरे पास वीचैट पे चैट सेव है, मैं आपको दिखा सकता हूँ बाकायदा प्रूफ के तौर पर कि ये बात मैं सिर्फ मिसाल के तौर पर नहीं कह रहा कि हर वेंडर ने मुझे ये बोला कि हम जो 5 साल पहले आपको रेट देते, बहुत बड़ी बात, क्योंकि महंगाई तो पूरी दुनिया में हुई है ना, वो वही रेट देने के लिए तैयार है। लेकिन हम कहाँ मार खा रहे हैं? जब से इमरान खान साहब आए या उनको लाया गया या उनके साथ जो टीम बैठी है उनको मिसगाइड किया गया, जो भी था, या उनके अपने गलत फैसले थे यार, तो जो इंपोर्ट को डिग्रेड किया गया यार, इंपोर्ट खत्म करो और एक्सपोर्ट किया। एक्सपोर्ट की तरफ तब आओगे ना जब आपके जब कुछ प्रोड्यूस करोगे, पहले अपने आप को इस काबिल तो बनाओ।
तुम्हें यही नहीं पता, तुम्हारे किसान को यही नहीं पता कि 1 एकड़ पर कितनी गंदम उगेगी। वो 1 एकड़ पर पढ़ा लिखा इंडिया का किसान उस 1 एकड़ की लैंड पे जितनी 1 एकड़ की लैंड पे तुम्हारा किसान गंदम उगा रहा है, वो उससे 3 गुना ज्यादा गंदम उगा रहा है। उसको पता है कि मैंने लैंड रिफॉर्म किस तरीके से करनी है, इस जगह को मैंने किस तरीके से यूटिलाइज करना है। मैं प्रोडक्शन की तरफ आया हूँ तो मैंने इन लोगों की किसानों की मिसाल दे दी, क्योंकि हम तो यही प्रोड्यूस करे जा रहे हैं। वो भी इमरान खान साहब ने गंदम उठाकर एक्सपोर्ट कर दी, इंपोर्ट करी। यानी कि ये इतनी बेइज्जती का मकाम है कि मैं अगर इंपोर्ट करता हूं अपना फिल्टर पेपर और अपने क्लाइंट्स को देता हूं, और कल को मेरे अगर हालात खराब हो गए तो मैं अपने क्लाइंट से माल खरीद रहा हूं अपने माल की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो मेरे लिए डूब मरने का मकाम है ये कोई कारोबारी आदमी समझ सकता है? बेहतरीन बात। वो ये नहीं देख रहे कि भाई हमारे पास गंदम की पैदावार ज्यादा हो गई तो हम इसको सेव करें पूरे साल के लिए, 1.5 साल के लिए इसको चलाएं, जखीरा कर लें और प्राइस उसके नीचे आ जाए। कह रहे हैं यार एक्सपोर्ट कर दो तो मुल्क को फायदा होगा। तुम गधे के बच्चे हो, तुम एक्सपोर्ट में ऐसे नशे में पड़े हुए हो। एक्सपोर्ट में तुम चले गए, तुम्हें ये नहीं पता कि 4 महीने बाद गंदम की फसल ही में वो 4 महीने बाद आप इंपोर्ट कर रहे हो, वो उससे दुगने रेटों में आपको बेच रहा है यार। वो भी कह रहा है कौन गधी कौम है, कौन सी गधी कौम है, कौन से गधे को हुक्मरान आकर बैठ गए। उनके तो मजे आ गए, उनकी तो दुकानें चमक गई, दूसरों को जाहिर दुनिया तो बैठी हुई है। नहीं बस सबको कमाना है पैसे को। अब आगे क्या बताओ फ्रांस मुझे भाई आगे कभी कुछ नहीं हो सकता। मैं आपको वही वाली बात शुरू में बता रहा था कि साइकिल उल्टी चल रही है, और साइकिल अब उल्टी बहुत तेज चल रही है। तो 1.5-2 साल में जो महंगाई का तैसी हो चुकी है ना भाई, हमें तो कोई उम्मीद नहीं है अल्लाह ताला के मुआवजे के सिवा। जैसा अल्लाह ताला अभी मुल्क इसको चला रहा है, अल्लाह ताला के करम पर चल रहा है, ऐसे कुछ भी नहीं हो सकता। मैं आपको ये बता दूं, इसका कोई हल नहीं। चलो अभी काफी लंबी वीडियो हो गई है फ्रांस भाई, वीडियो तो लंबी हो गई है, तो ये टॉपिक ये खत्म होने वाला टॉपिक। अब ये जो लोग देख रहे हैं ये लोग यही बोलेंगे कि यार हमेशा हर दफा कोई ना कोई बात करने आता है, बातें करके चले जाते हैं। और आज वाकई में जो आप बात बोल रहे हैं तो मैं इस चीज का नहीं बता सकता आपको। क्या फिर मैं खड़ा हो जाऊं इमरान खान की तरह कि हाँ जी हम तब्दील? भाई कोई भी नहीं कर सकता। सबसे पहले इस पहिए को रोको जो उल्टा चल रहा है, और ये आवाम देख रही है ना। हम लोगों का सिर्फ ये काम है कि हम ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि जो लोग ये पहिया रोक सकते हैं या जिनके इख्तियार में है, अल्लाह ताला के अलावा शख्सियत की बात कर रहा हूँ, इंसान की बात कर रहा हूँ, उन तक ये वीडियो पहुंच जाए। बस आप और हमारा ये काम है, और कुछ भी नहीं कर सकते आप। अब बातें करते रहें, या इग्नोर करते रहें, या स्क्रॉल करते रहें, या हटाते रहें। इसको आप शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास जाए। और आप लोग ज्यादा से शेयर करेंगे, एक चीज वायरल होगी तो उस इंसान या उस बंदे तक ये वीडियो पहुंचेगी। यार वाकई में लोगों में इतना शऊर इतना है कि लोग बेवकूफ नहीं है, लोग खामोश बैठे हुए जरूर हैं, पता नहीं किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अकल है, बात का पता है कि अगर कोई चीट कर रहा है या कोई धोखा दे रहा है या हक तलफी हो रही है, तो इतना अंदाजा सबको है। तो ये चीज को समझें। इसके अलावा हमारे और आपके हाथ में कुछ भी नहीं, हमसे दुआ कर सकते हैं और अल्लाह ताला हमें ये वाली बात है कि हम पहले अपने आप को सही करें, अल्लाह ताला ऑटोमेटिकली हमारे हुक्मरान भी सही कर देगा इंशाल्लाह। बस इसी के साथ इख्तिताम कर दीजिए। आपने वीडियो काफी लंबी हो गई है, लेकिन टॉपिक तो ऐसे थे कि अगर इसको हम लेके चलना चाहें तो ये 2-3 घंटे भी चल सकता है। मतलब मैं यही आपसे दरख्वास्त करूंगा कि जहां जहां आपको लगे कि इस वीडियो को शेयर करना चाहिए तो आप लाजमी करिएगा। और सेकंड ये है कि हमारी जहाँ गलती हो तो वहां भी आप बताइएगा कि हमने यहाँ गलती करी है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ करिएगा कि अल्लाह ताला हमें अच्छे हुक्मरान और या अच्छी क़यादत नसीब फरमाए, जिससे हमारा मुल्क तरक्की कर सके। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।